अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए लर्निंग यूनिवर्सल ए लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का की एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये एग्जाम्पल भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम है जिसे डिमूवर्स थ्योरम कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे कि डिमूवर्स क्या होता है, डिमूवर्स थ्योरम क्या होता है। डिमूवर्स थ्योरम स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर की जब हायर पावर आ जाती है, यानी कि अगर 2 आ जाती है या 3 आ जाती है, तो हम उसको स्क्वायर के फार्मूले से या क्यूब के फार्मूले से ओपन कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा था। लेकिन अगर इससे बड़ी पावर आ जाती है, 5 आ जाती है, 10 आ जाती है, तो फिर उस कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में चेंज करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना पड़ता है, जो फार्मूला, जो टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, वो है डिमूवर्स थ्योरम। अब डिमूवर्स थ्योरम क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। एज वी नो दैट इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की एक और फॉर्म होती है जिसको क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं, जिसको पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो इमेजिनरी रियल पार्ट होता है उसको आर कोज थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको आर साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और आगे आपके सामने लिखा हुआ है बाय पोलर फॉर्म। ये मैंने इसको क्या किया, कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि कम्प्लेक्स नंबर की पावर जो है वो n आ गई है। n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में +2 के लिए, -2 के लिए, +3 के लिए, -3 के लिए, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इस एग्जांपल में होगा क्या कि पावर जो है वो 2 या 3 से बड़ी आ जाएगी, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिमूवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे। अब डिमूवर्स थ्योरम क्या है, फिर एक दफ़ा देखते हैं कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था। इस कम्प्लेक्स नंबर को मैंने पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी डिमूवर्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर्स को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब कम्प्लेक्स नंबर की पावर n आ गई। अब कम्प्लेक्स नंबर की पावर n आ गई। n2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो n जो है वो इंटीजर है। अब दोनों तरफ कम्प्लेक्स नंबर की पावर जो है वो n आ चुकी है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो r रियल पार्ट में भी है और इमेजिनरी पार्ट में भी है। तो जब यहाँ से मैं r कॉमन लूँगा तो टोटल की पावर जो n है वो r के ऊपर आ जाएगी। तो r क्या होता है, मॉडुलस होता है। ये हमने कल पोलर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्या है, और थीटा किसको कहते हैं, आर्गुमेंट को कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या है, r की n कॉमन आ चुकी है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर n। अब डिमूवर्स थ्योरम क्या करता है, डिमूवर्स थ्योरम हमें ये बताता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर की होल की पावर n थी वो क्या होगी, एंगल से पहले आ जाती। डिमूवर्स थ्योरम क्या करता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर की पावर होती है आर्गुमेंट के ऊपर भी आ जाती है, और साथ में जो एंगल होता है
मॉडुलस के ऊपर भी आ जाती है, और जो एंगल होता है एंगल से पहले यानी आर्गुमेंट से पहले आ जाती है। इसको कहते हैं डी मूवर्स थ्योरम। यानी हायर पावर को, कम्प्लेक्स नंबर की अगर हायर पावर्स को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हमें, फिर मैं बता रहा हूँ कि हमें डी मूवर्स थ्योरम जो है वो हेल्पफुल है। डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम क्या है कि मॉडुलस जो भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर होगी, फिर सुन लें कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर होगी वो क्या होगा, मॉडुलस की भी पावर बन जाएगी, और जो आर्गुमेंट होता है कम्प्लेक्स नंबर में उससे पहले आ जाती है, उससे पहले आ जाती है। ये था जी हमारा डी मूवर्स थ्योरम। अब हम इसकी एप्लीकेशन से एग्जाम्पल नंबर 5 के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है, एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द रियल एंड imaginary parts of each of the following। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। फॉलोइंग नंबर्स, तो पहला पार्ट है कि फॉलोइंग नंबर क्या है, 1√3 प्लस एयोटा का क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी क्यूब के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम सिंपली इस कम्प्लेक्स नंबर का क्यूब ओपन कर दें, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, डी मूवर्स थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको डी मूवर्स थ्योरम की एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब स्टूडेंट्स इधर देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो पोलर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो रियल पार्ट होता है इसको r cos थीटा के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, लेट √r cos थीटा इज इक्वल टू √3, और r sin थीटा जो इमेजिनरी पार्ट होता है r sin थीटा, और ये आ गया 1। इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। अब हमारा टारगेट क्या है कि डी मूवर्स थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए और हमें आर्गुमेंट चाहिए। मॉडुलस चाहिए और पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि मॉडुलस निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 बन गया, तो r स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 1 के, इम्प्लाइज डैट r स्क्वायर आ गया 4 के, इम्प्लाइज डैट r किसके इक्वल आ गया 2 के। यानी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया। अब हमने आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो r sin थीटा ओवर r cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3 के। r से कैंसल, टेंजेंट थीटा 1/√3 आ जाएगा। थीटा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स 1/√3। तो स्टूडेंट tan इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री। तो हमारे पास जो आर्गुमेंट आ गया वो क्या आ गया, 30 डिग्री। अब जो हमें गिवन कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था
उसको मैं डिमूवर्स थ्योरम के लिए कन्वर्ट करता हूँ। नो √3 प्लस आयोटा की पावर 3 है। तो स्टूडेंट्स इसको क्या पुट किया है, r कोस थीटा प्लस आयोटा, और इसके साथ 1 था तो उसको r साइन थीटा पुट किया तो ऊपर 3 आ गया। तो हमारा ये वाला जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट हो गया कि एक कम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है वो n की जगह क्या आ गई, 3 आ गई, और यहाँ पर r कोस थीटा और आयोटा r साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, √3 प्लस आयोटा की पावर 3, अंदर से r कॉमन आएगा तो r की पावर 3 बन जाएगी, तो इधर बचेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमारा ये वाला स्टेप जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, √3 प्लस आयोटा 3 और मॉडुलस हमने क्या फाइंड आउट किया है, मॉडुलस है हमारे पास 2, तो इधर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। और स्टूडेंट्स इधर कॉस और आर्गुमेंट हमारे पास क्या निकला है 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, और टोटल की पावर आ गई 3। अब इधर देखना है 2 की पावर 3 8 होता है, और रूल के मुताबिक, डिमूवर्स थ्योरम के मुताबिक जो पावर होती है वो आर्गुमेंट से पहले आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये 3 जो है ये क्या बन जाएगा कॉस, और ये 3 मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये कॉस मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ एंगल से पहले 3 इंटू 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 इंटू 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। इधर लिख लें बाय डिमूवर्स थ्योरम, बाय डिमूवर्स थ्योरम, ये बेटा मैंने डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 8 और cos 90 डिग्री आयोटा साइन 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इधर देखना है 8, गौर कीजिए cos 90 जो होता है वो 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो ये हमारे पास 8 इंटू आयोटा यानी कि 8 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया, किसमें, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के। इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है, रियल पार्ट इज़ यहाँ पर 0 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है 8 है, वो 8 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं याद रखने के लिए कि cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, जबकि साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, किस में, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। रियल तो पहले हम फिर से देखिए, इसका डायरेक्ट क्यूब का फार्मूला भी ओपन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिमूवर्स थ्योरम की मदद से इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैंने पहले कम्प्लेक्स नंबर को क्या किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो रियल पार्ट को r cos थीटा पुट कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट जो योटा के साथ था 1 था, उसको r sin थीटा पुट कर दिया। इसको सिंपली स्क्वेयरिंग एंड एडिंग के मेथड से मैंने यहाँ से r यानी मॉडुलस की कीमत निकाल ली। फिर दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करके मैंने क्या किया, आर्गुमेंट की कीमत निकाल ली। उसके बाद गिवन कम्प्लेक्स नंबर को मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से r को कॉमन ले रहा हूँ। r जब अंदर से कॉमन आएगा तो r की पावर 3 आ जाएगी, और अंदर हमारे पास ये बच जाएगा। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दी, मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी, और आर्गुमेंट की वैल्यू पुट कर दी। फिर मैंने क्या किया, डिमूवर्स थ्योरम की मदद से जो कम्प्लेक्स नंबर की पावर होती है वो एंगल से पहले आ जाती है, तो ये एंगल से पहले आ गया, ये पॉइंट काबिल
हो रहा है। तो जब ये एंगल से पहले आ गया तो इसको आगे सिंप्लीफाई किया, डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई हो चुका है, तो हमें आसानी से कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल नंबर, इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें जो पावर दी गई है वो 5 है, उसमें जो पावर दी गई है वो 5 है। अब 5 का फार्मूला एक्सपैंड करना या तो ये बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, वो आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर 5 को ओपन करने के लिए, क्योंकि उसका हमें फार्मूला नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि हम आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकें। अगर पावर 10 आ जाए फॉर एग्जांपल किसी कम्प्लेक्स नंबर की, तो हमें 10 किसी भी नंबर कम्प्लेक्स नंबर रेज़ टू पावर 10 को भी एक्सपैंड करना नहीं आता, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपैंड करने के मेथड आते हैं वो स्क्वायर के आते हैं या क्यूब के आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 का पार्ट नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर 5 सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट आपको दी गई है, स्टेटमेंट है आपके पास 1 माइनस √3 आयोटा और 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 5, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की जो पावर है वो 5 है। अब 5 को एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पहले तो कम्प्लेक्स नंबर को अगर स्क्वायर होता या कुछ होता, हम पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में होते कम्प्लेक्स नंबर, तो हम रैशनलाइज करते। इस कम्प्लेक्स वैल्यू को, इस किस्म की स्टेटमेंट को हम आसानी से किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डी मूवर्स थ्योरम से। डी मूवर्स थ्योरम के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स को किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हम ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर देखना है कि हम कहते हैं कि लेट, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को आप क्या लिखते हैं, लेट R1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू 1, और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो R1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस √3, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। हम इस कम्प्लेक्स नंबर का पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे और साथ में आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी R1 और थीटा 1 फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, R1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स R1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 3 के इक्वल आ जाएगा, R1 स्क्वायर 4 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट R1 जो है वो 2 आ गया। तो मॉडुलस ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गुमेंट निकालेंगे, तो उसके लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 कर दें, 2/1, तो tan थीटा 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -√3, तो थीटा 1 tan इनवर्स -√3, इसको बेटा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -60 डिग्री। याद रखिएगा, ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि tan इनवर्स -√3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अब नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए रियल पार्ट को आप दोबारा से क्या करेंगे, R cos थीटा पुट करेंगे। 9 सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर है, तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, R2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 1। पहले कम्प्लेक्स नंबर को R1 cos थीटा 1 से शो कर दिया, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को R2 cos थीटा 2 से शो कर दिया, और R2 sin थीटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, √3 के।
इसको आप इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो इसको भी आप पहले हम मॉडुलस निकालेंगे, फिर हम आर्गुमेंट निकालेंगे। तो स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आर स्क्वेयर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी R2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 3, इम्प्लाइज दैट R2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट R2 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। तो स्टूडेंट्स आपके पास टेंजेंट θ2 किसके इक्वल आ जाएगा, √3 के इक्वल आ जाएगा। θ2 को स्टूडेंट्स इधर रखिए तो टेन इनवर्स उधर चला जाएगा, √3 बन जाएगा, और एंगल जो है वो पॉजिटिव 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर के क्या कर लिए, आर्गुमेंट्स भी फाइंड आउट कर लिए और मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसको डे मूवर्स थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इधर तवज्जो, बड़ा अहम पॉइंट है, 1 - √3 आयोटा ओवर 1 + √3 आयोटा रेज़ टू पावर 5 है। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, इसको R1 cos θ1 पुट किया था और इसको प्लस आयोटा R1 sin θ1 पुट किया था, और नीचे इसको R2 cos θ2 प्लस आयोटा R2 sin θ2 पुट किया था, और ये टोटल की पावर क्या है, 5 है। टोटल की पावर क्या है, 5 है। ये पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम ऊपर से R1 कॉमन आ रहा है और नीचे से R2 कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम R1 की 5 ऊपर से कॉमन, तो cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 रेज़ टू पावर 5, और एज इट इज़ नीचे से R2 कॉमन आ रहा है तो R2 की 5 बन जाएगा, और cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 आ जाएगा, और रेज़ टू पावर 5 का। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे मॉडुलस की, दोनों कम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस की वैल्यू है वो पुट करेंगे, और दोनों कम्प्लेक्स नंबर के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको पुट करेंगे। तो R1 हमारे पास था 2 रेज़ टू पावर 5, और cos θ1 वो हमने निकाला था -60 डिग्री प्लस आयोटा साइन -60 डिग्री, और टोटल की पावर 5 एज इट इज़। R2 भी 2 था, 2 की पावर 5, और cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री रेज़ टू पावर 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं θ2 जो है वो पॉजिटिव 60 डिग्री है, और θ1 जो है वो नेगेटिव 60 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिल हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, कोस के अहम पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप ये पॉइंट देखने जा रहे हैं, मैट्रिक में भी इसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे देखिए कोस के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, जबकि साइन के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो वो साइन से बाहर आ जाता है। ये मैट्रिक में चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा जिन बच्चों ने तो वो दोबारा देख लें कि कोस के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, प्लस बन जाता है, ये प्लस क्यू बनता है। ये आगे जाके जब फर्स्ट ईयर में आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप इतना ही याद रखें कि आपके पास अगर कोस के एंगल के साथ नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जबकि साइन के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो वो पहले आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, कोस का नेगेटिव साइन एंगल का तो ख़त्म हो गया, तो ये 60 डिग्री पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, माइनस आयोटा साइन
60 डिग्री बन गया, और होल की पावर 5 एज इट इज़ आ रही है, सेम एज नीचे cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री रेज टू पावर 5। अब हम डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये 5 जो है 60 से पहले आएगा और एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा डिमूवर्स थ्योरम की मदद से। तो आप इसे लिखेंगे cos 5 इंटू 60 डिग्री माइनस आयोटा साइन 5 इंटू 60 डिग्री, सेम एज नीचे भी हम यही करेंगे, cos 5 इंटू 60 डिग्री और प्लस आयोटा साइन इंटू 5 इंटू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, cos 300 माइनस आयोटा साइन 300 और नीचे cos 300 और माइनस प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसको मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जी, cos 300 डिग्री माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री, ये एज इट इज़, और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा cos 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री की पावर -1, 300 डिग्री की पावर -1। ये नीचे वाला सारा डिनोमिनेटर जब ऊपर गया तो इसकी पावर -1 होगी। अब यहाँ पर दोबारा डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, cos 300 डिग्री माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, cos 300 डिग्री माइनस cos के साथ लगेगा और ये माइनस इसके साथ जब लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, -300 डिग्री, -300 डिग्री। डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई हो गया, दोबारा देख सकते हैं, cos के साथ -300 डिग्री बनेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और साइन का बाहर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, cos 300 डिग्री माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री, सेम है, बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो गई तो ये 2 बन गया। अब cos 300 डिग्री जो होता है, ये स्टूडेंट्स आपके पास cos 300 डिग्री जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं 1/2 पुट कर रहा हूँ और माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -√3/2 के इक्वल होता है, और टोटल की पावर क्या आ गई, स्क्वायर एज इट इज़, टोटल की पावर स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज cos 300 डिग्री जो होगा वो 1/2 होगा और साइन 300 डिग्री जो है वो -√3/2 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 1/2 प्लस आयोटा √3/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब आप इसको मज़ीद स्क्वायर को ओपन करें तो 1/2 का स्क्वायर प्लस आयोटा √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 1/2 आयोटा √3/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1/4 प्लस आयोटा स्क्वायर 3/4 प्लस ये 2 से कैंसिल, आयोटा √3/2 आ गया। ये आ गया 1/4 माइनस 3/4 प्लस आयोटा √3/2 आ गया। आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिख दिया है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, 1/4 -1 3/4 इज इक्वल टू -1/2 -1/2
और प्लस आयोटा √3/2। तो स्टूडेंट इस तरह हमने गिवन स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके तो क्या किया, एक इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर लिया। पावर 5 थी जिसके लिए हमें डी मूवर थ्योरम अप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट जो है वो -1/2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो √3/2 है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम डी मूवर्स थ्योरम को अप्लाई करके आसानी के साथ किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी स्टेटमेंट को, उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आज के बाद आप डी मूवर्स थ्योरम को हायर पावर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने में आसानी महसूस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। खुदा हाफ़िज़।